Hello everyone, my name is Abhishek, your mentor, your teacher, your guider. Today we discuss about some topics जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊँगा, ठीक है, वीडियो में। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज से हम क्या कर रहे हैं, हर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड जो भी है, जो भी टॉपिक्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे CUET 2023 की तैयारी कर रहे हैं और जितने दिन बचे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो विदिन जितने दिन बचे हैं उसमें, तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल से जुड़ना है। जो भी मैं यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, उसमें आपको सपोर्ट करना है गाइस, ठीक है। आपको बने रहना है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर चीज़ें करवा रहा हूँ, आपको जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, आपको वही पढ़ना है, ठीक है। बाकी कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है गाइस। मैं अपने कंसाइज नोट्स जो हैं, आपको सबसे बढ़िया जो नोट्स हैं, नंबर 1 नोट्स से पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको यही पढ़ना है गाइस, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं, वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको सॉल्व वहीं करूँगा, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो चैप्टर 1 होता है, ठीक है। अब सर ये सब तो आपने बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं या कैसे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है सर, एप्लीकेबल किस किस को है, कौन कौन देख सकता है ये वीडियो, ये भी तो बताइए। देखो देखो बच्चों, ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी इकोनॉमिक्स हैं, चाहे वो 11th के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, ठीक है। चाहे वो CA फाउंडेशन के बच्चे हों, चाहे वो जो एग्ज़ाम दे रहे हों CUET इस बार PG का, ठीक है। उन सभी के लिए एप्लीकेबल है वीडियो, क्योंकि गाइस इकोनॉमिक्स थ्योरी चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। CUET के अंदर भी आते हैं, CA फाउंडेशन के अंदर भी आते हैं, और आपके 11th 12th के अंदर भी आते हैं, ठीक है गाइस। 11th वाले बच्चे का इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग होता है, वो अवॉइड कर सकते हैं इस वीडियो को, बट 12th वाले बच्चों का माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वो सेम है एप्लीकेबल, ठीक है। तो आप फोकस करिएगा, ठीक है गाइस। आज से हम चैप्टर वाइज चैप्टर कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं इकोनॉमिक्स का शुरू कर रहा हूँ, फिर टैक्सेशन आएगा, फिर अकाउंट्स आएगा, फिर लॉ भी आएगा। आप धीरे धीरे सब देखेंगे, ठीक है। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखिए। कोई भी रिवीजन किसी भी टीचर की आप कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो आप फिर पूरी वीडियो देखा करिए, ठीक है। आप क्या करते हैं गाइस, आप थोड़ी वीडियो देखते हैं, फिर आपको थोड़ा ज्ञान होता है, फिर आप थोड़ा ज्ञान उधर से ले लेते हैं, थोड़ा ज्ञान किसी और चैनल से ले लेते हैं, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कभी नहीं कर पाएंगे। एक मेंटोर रखिए, एक टीचर रखिए अपनी लाइफ में गाइस, और हमेशा मोटिवेट रहिए। देखिए आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये चैनल तभी मैंने क्रिएट किया है कि आप का टाइम, वैल्यू और मनी, ये तीनों चीज़ बचे, ठीक है। तो इसलिए गाइज़ मैं हमेशा कहूँगा कि आप वीडियो पूरी देखिए। किसी भी चीज़ की कोई वीडियो, आप रिवीजन नोट्स हो रहे हों या कोई लेक्चर अपलोड हो रहा हो या कोई कॉन्सेप्ट चल रहा हो, आप गाइज़ पूरी देखा करिए वो वीडियो, ठीक है गाइज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि आधे आधे नोट्स इसके पढ़ लिए, आधे किसी और टीचर के पढ़ लिए, कुछ कर लिया। देखिए लाइफ में 10 बुक्स रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक टीचर को फॉलो करिए, उसी की बुक पढ़िए, उसी को 10 बार पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट होगी। यही की है बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यही की है कि आप उस बुक्स को 10 बार पढ़ें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। ये जो रिवीजन नोट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपने अच्छे से कर लिए, आपको चैप्टर 1 में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल फोकस करके कर पाएंगे।
ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए भी है, ये डिस्क्रिप्टिव वाले बच्चों के लिए भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि ये तो ऑब्जेक्टिव वाले ओरिएंटेड है, ठीक है। मैंने हर चीज़ इसमें हाईलाइट कर रखी है कि ऑब्जेक्टिव वालों को कहाँ फोकस करना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव वाले को क्या याद करना है। तो ये नोट्स वेल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। बाकी मैं ये भी बताऊंगा, अगर किसी बच्चों को प्रॉपर नोट्स चाहिए होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो यहाँ से बाय कर सकता है नोट्स, ठीक है बच्चों। क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर आपने तो फ्री बोला था, हर चीज़ फ्री बोली थी, सेल्फ स्टडी वालों के लिए कैसे आप हेल्प कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, हर चीज़ फ्री है, रिवीजन कॉन्सेप्ट हर चीज़ जो भी मैं अपलोड करूँगा वो फ्री है, बट नोट्स बच्चों फ्री नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इसमें पेजेस लगते हैं, इसमें मेहनत लगती है, इसमें क्या होता है, हर चीज़ जो होता है प्रॉपर एक वो वे होता है, ठीक है बच्चों। हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है। मतलब मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि उसमें जो है कॉस्ट आती है बच्चों। अब जितने बच्चे डिमांड करेंगे वो नोट्स, उस हिसाब से हमको प्रिंट में भेजना होता है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट आती है बच्चों। तो वो हम लोग ट्राई करते हैं कि सबसे मिनिमम कॉस्ट में आप तक बेस्ट क्वालिटी पहुँचाएँ, ठीक है। तो बच्चों, जिन बच्चों को भी ये नोट्स अच्छे लगें, चाहते हो कि हमको ये क्या कहते हैं क्विक रिवीजन करना है, क्योंकि देखो बच्चों, CUET के लिए अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। अब से टाइम वेस्ट करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको SRC जैसे कॉलेज दूर हो जाएंगे अगर आपने लेट किया बच्चों, ठीक है। तो जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, उस पर फोकस करिए, ठीक है। और नोट्स पढ़िए। आपके पास अगर फिज़िकल नोट्स नहीं है, मैं जो यहाँ रिवीजन करवा रहा हूँ उससे भी हो जाएगा। और अगर आपके पास आप फिज़िकल नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप क्या करिए गाइस, आप मुझे आप मेरी टीम को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9599722835, ठीक है गाइस। मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। जिन जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो उन तक पहुंच जाएगा। और जो भी आपकी डिटेल, जो भी इसका प्राइस वगैरह है, जो भी होगा वो मेरी टीम आपसे डिस्कस कर लेगी, ठीक है। आप टीम से डिस्कस कर लीजिएगा। अब वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, मैंने बस आपको चीज़ें बतानी थी जो मैंने बता दी, ठीक है। शुरू करते हैं रिवीजन, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ आपको पता है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, स्मार्ट एजुकेशन करते हैं, जो कि एफिलिएटेड है स्मार्ट नेटवर्क के थ्रू, ठीक है गाइस। ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है गाइस, ये कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल जो है CA फाउंडेशन वाले बच्चों को, ठीक है गाइस। और आपका है CUET वाले बच्चों को जो PG दे रहे हैं इस बार 2023, और 12th वाले बच्चों को, और BCom वाले बच्चों को, ये सबको है, ठीक है गाइस। तो कोई ये ना सोचे कि ये मेरे चैप्टर नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है गाइस। अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर ली तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक थ्योरी। जो चैप्टर 1 है कि हमारे इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी कहाँ से शुरू हुई, ठीक है गाइस। देखिए, अभी हम चैप्टर 1 चैप्टर ख़त्म करेंगे माइक्रो का, ठीक है गाइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम मैक्रो पे पहुँचेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम मैक्रो पे पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, फुल कॉन्सेंट्रेट, कोई वीडियो स्किप नहीं करेगा गाइस। पूरा अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ करना है। हो सकता है इसके 2 पार्ट, मैं 2 वीडियो डालूँ, ठीक है। ये पार्ट 1 हो और दूसरा वीडियो पार्ट 2 हो, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। देखिए गाइस, जो इकोनॉमिक्स है कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, वो एक ग्रीक वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है। ग्रीक वर्ड क्या है, ओइको एंड नोमोस, जिसको हम कहते हैं ओइकोनोमिया, ठीक है गाइस। ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है गाइस। ये ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मीनिंग होता है लॉ ऑफ हाउस होल्ड,
ठीक है गाइस। और वो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों से, ये नाम पूछ सकता है और एक ये नाम भी पूछ सकता है, ओइकोस नोमियोकोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिक्योस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। कॉल्ड एज ओइक्यो नोमियोकोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखिए गाइस, ये डीप वर्ड है, यहीं से वो क्वेश्चन बनाता है, यहीं से वो क्वेश्चन बनाता है। जो अंडरलाइन है गाइस, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, पढ़ के जाने हैं, ठीक है, वो यहीं से क्वेश्चन बनाता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द allocation of scarce resources have alternative uses amongst unlimited wants. So therefore the subject matter in economics or the fundamental premises of economics is the scarcity of resources faced by the different nation of the world. देखिए क्या कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे वो किसके बारे में वो करते थे, स्टडी करते थे, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। किसके बारे में स्टडी करते थे? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। स्टडी अबाउट कि कैसे हम, जो हमारे पास कमी है संसाधनों की, क्या जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका हम अलोकेशन कैसे करें, उनको बांटे कैसे, जो हमारे पास कम साधन है उनको हम अलोकेशन उसका सही तरीके से कैसे करें, यूजेस अल्टरनेटिव यूजेस कैसे करें, ठीक है। किसके बीच में बच्चों? अनलिमिटेड वांट्स के बीच में। जैसे खूब सारे हमारे पास, जैसे हमको ये भी चाहिए, हमारी वांट्स ये भी है, ठीक है, और हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास पैसा कम है, तो हम उस पैसे को कैसे अलोकेट करें अनलिमिटेड वांट्स में, ठीक है गाइस। तो इसका मीनिंग ये है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करते थे? जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स स्टडी करते थे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है गाइस, कि कैसे हम अपने कम रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करें, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स में, ठीक है। और क्या करते थे? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आज की डेट में वो डिफरेंट नेशन फेस कर रहा है, आपको कोई उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है हम लोगों को, तो ठीक है। ये था ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का फंडा। उसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या सोचते थे? जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या सोचते थे, आइए पढ़ते हैं गाइस। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंगस्ट unlimited bonds, but more importantly is it is also concerned with the study of a process of growth of resources. In other words, how to make the scarce resources productively efficient. देखिए गाइस, मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या सोचते हैं कि ओनली अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है हमको। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही, रिसोर्सेज तो कम है ही, लेकिन अब ये जांच करो ना कि वो रिसोर्सेज जो हमारे पास नहीं है उसकी ग्रोथ कैसे होगी। वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स सोचते थे। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या काम था कि कैसे होगा प्रोडक्टिवली इफ़िशेंटली, कैसे रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी, ठीक है, तो उसका प्रोसेस स्टडी करते थे, ठीक है गाइस, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। आइए दूसरा पढ़ते हैं हम। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, इट कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग मैनर। इस फॉलोइंग मैनर में हमारा स्कोप है इकोनॉमिक्स का। क्या पहला क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। अब क्या है गाइस? पहला हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तीसरा हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, चौथा हमारा पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, हेल्थ इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स है, अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स है, एक्सेट्रा और भी है। स्कोप इकोनॉमिक्स का हर फील्ड में है बच्चों। हमें लगता है इकोनॉमिक्स बस यही दो है, हमने यही पढ़ा है, 12th वाले बच्चों ने हमेशा यही पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है। CUET बच्चे वाले ध्यान दें कि ये सारे ऑप्शन में वो पूछता है, ये सारे ऑप्शन में वो पूछता है, MCQ में वो पूछेगा कि स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का, इनमें से बताइए, ठीक है। तो एक आपको क्या है कि एक सही होगा, 3 गलत होंगे, आपको पता है कौन सा आपको ठीक करना है, ठीक है। तो इसको याद करके जाइएगा, फोकस करके जाइएगा, देखिएगा। अब शुरू करते हैं। माइक्रोस, देखिए इसकी स्पेलिंग के है ये, ठीक है, ये
MICRO नहीं है, ये MIKRO है। ये पुराने टाइम का है, जब जब से इसकी डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो ऐसे लिखते थे माइक्रो, which means very small unit of universe. Microeconomics is that part of economics which study about the economic behavior individual unit rather than all the individual unit on combined basis, ठीक है। According to Professor Balding, economics is a study of particular firms, particular household, individual price, wages, income, individual industries and particular commodity, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस्टेब्लिश म्यूचुअल रिलेशनशिप इन बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल फ्रॉम एन इंडिविजुअल यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू। सो ड्यू टू दिस रीज़न माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हाँ किसके बारे में स्टडी करता है? स्मॉल यूनिट ऑफ यूनिवर्स, कोई छोटी यूनिट ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। स्टडी अबाउट इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट rather than all of individual unit on combined basis। एग्रीगेट बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं डील करता है, स्मॉल यूनिट पे डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट पे डील करता है, ठीक है गाइस। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं, ये नाम याद रखना है गाइस आपको कि प्रोफेसर बोल्डिंग का क्या था मीनिंग, क्या डेफिनेशन था, ठीक है गाइस। ऑप्शन में पूछेगा, MCQ में पूछता है ये कौन से प्रोफेसर थे जिन्होंने ये लाइन कही थी। इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कॉमोडिटी। इंडिविजुअल के बारे में पूछेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है किसके बारे में? इकोनॉमिक वेरिएबल फ्रॉम एन इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक वेरिएबल से इंडिविजुअल यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसीलिए इसी रीज़न से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, क्या क्या एग्जांपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस हो गया ऑफ ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी। यहाँ पर एग्रीगेट कॉमोडिटी नहीं कहा है, याद रखिएगा, बहुत सारे कॉमोडिटी के बारे में नहीं कहा है, पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर के बारे में बात करेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। चलिए अब मैक्रो क्या होता है? द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है क्या? मैक्रोस, ठीक है, मैक्रोस, विच मीन्स वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है गाइस। Macroeconomics is that part of economics which study about the economic behavior of all the individual unit on combined basis rather than study the particular, ठीक है, individual unit। according to Professor MC Connell, macroeconomic study about the forest but not a particular tree। it analysis and establish function relationship between large aggregate, ठीक है गाइस। क्या बताया हमको, क्या कहता है ये? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या करता है? स्टडी अबाउट करता है इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में इंडिविजुअल यूनिट ऑन कंबाइंड बेसिस पे करता है, ठीक है, रेदर देन स्टडी ऑफ पार्टिकुलर बेसिस पे नहीं करता है, कंबाइंड बेसिस पे करता है हमारा डीलिंग, ठीक है। MC कॉनल क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट मतलब एक बड़े जंगल, एक बड़े फॉरेस्ट की तरह स्टडी होती है मैक्रो में, ठीक है। नॉट अ पर्टिकुलर ट्री, एक पर्टिकुलर ट्री की स्टडी नहीं होती है मैक्रो में होती है पूरे जंगल की, ठीक है, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट। इसका फंक्शन रिलेशनशिप क्या है? लार्ज एग्रीगेट। सर एग्जांपल क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, आपने पढ़ा होगा। जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन, एग्रीगेट बेस पे करता है ना, मतलब पूरे इंडिया का देखते हैं ना हम, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन, वो मैक्रो में आता है, ठीक है गाइस। इसलिए हम इसको कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होगा? इकोनॉमिक एज ए साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। हमारे इकोनॉमिक्स साइंस भी है, हमारे इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। सर कैसे? एज अ पॉजिटिव आर्ट भी है, एज अ पॉजिटिव साइंस भी है, एज अ नॉर्मेटिव साइंस भी है। सर कैसे? देखिए आगे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एज अ साइंस, इकोनॉमिक इज टू बी ट्रीटेड एज साइंस इज। कब ट्रीट किया जाएगा साइंस? क्योंकि इसमें क्या क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, ठीक है, बेस्ड अपॉन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
इन बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक्स में हमारे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है अपॉन कॉज ऑफ किसके बेस पे है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बेस के और इकोनॉमिक वेरिएबल के बीच के, ठीक है। और क्या है, हम कैपेबल, इसमें क्या होता है, मेज़र कर पाते हैं इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स को मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे की व्यू में हम देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। इसलिए ये साइंस के रीज़न बताएं कि क्यों है साइंस के रीज़न, इकोनॉमिक्स क्यों है साइंस के रीज़न, ठीक है गाइस। इट हैज़ इट्स ऑन मैथडोलॉजी ऑफ स्टडी, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इसकी अपनी मैथडोलॉजी है, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। इट इज़ कैपिटल टू फोरकास्ट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये फोरकास्ट कर लेता है, फ्यूचर प्रोडिक्शन कर लेता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वेरिएबल का, ठीक है। सो देयरफॉर ये सारे रीजंस की वजह से इकोनॉमिक एज अ साइंस प्रेजेंट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है गाइस। चलिए अब दूसरे रीज़न पढ़ते हैं। बट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस ड्यू टू बिलो स्टेटेड राइजेस। परफेक्ट साइंस नहीं है, साइंस तो है, एलिमेंट तो है उनमें, लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है कि ये साइंस ही है, ठीक है। क्यों? डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेम टॉपिक पे अलग अलग प्रोफेसरों का रीजन है, इस वजह से, ठीक है। इस वजह से हम इसको परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते, सबकी थ्योरी अलग है, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक्स लॉ आर बेस्ड अपॉन ह्यूमन बिहेवियर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट करेक्टली द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसके बिहेवियर क्या होते हैं गाइस, चेंज होते रहता है, इसलिए करेक्टली प्रिडिक्ट करना, सही प्रिडिक्ट करना वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है गाइस। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द इकोनॉमिक वेरिएबल इन मॉनेटरी टर्म्स करेक्टली बिकॉज मनी इट सेल्फ डिपेंड अपॉन द अदर वेरिएबल्स। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल हैं उनको मनी टर्म्स में करेक्टली डिफाइन करना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मनी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, टेस्ट फैक्टर होता है, फैशन फैक्टर होता है, जिससे हम मनी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिफ़िकल्ट होती है प्रिडिक्ट करना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इवेंट करेक्टली, ये बात सेम कह रहा है। ऑल इकोनॉमिक लॉज आर बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशन, कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, सर्टेन एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक्स लॉ, इसलिए परफेक्शंस नहीं है। सो देयरफॉर ऑल इकोनॉमिक लॉज आर हाइपोथेटिकल इन नेचर बिकॉज दिस लॉ आर बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशन और कंडीशन, ठीक है गाइस। परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है, ये सारी रीजंस हैं, ठीक है। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या रीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, एज अ पॉजिटिव साइंस, एज अ नॉर्मेटिव साइंस। अब देखते हैं पॉजिटिव साइंस में क्या है, नॉर्मेटिव साइंस में क्या है। देखिए पॉजिटिव साइंस मीन्स इट दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द गिवन फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम लाइक एज द थिंग्स आर दैट मीन वाट इज एंड वाट वॉज। मीन्स ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, की स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, लाइक कि दैट मीन जिसका मतलब है वाट इज़ क्या है और क्या होना था, ठीक है। पॉजिटिव साइंस ऑल्सो एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल बट नेवर गिव वैल्यूएबल सजेशन। देखिए ये इस्टेब्लिश रिलेशन तो करता है किसके बीच में, इकोनॉमिक वेरिएबल के, बट नेवर वैल्यूएबल सजेशन नहीं देता। पॉजिटिव साइंस तो है बट सजेशन नहीं देता कि ये करो, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन इकोनॉमी, सो देयरफॉर स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है गाइस। अब पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज ओनली अ पॉजिटिव साइंस सो इट इज़ नॉट कंसर्न विद एथिकल डिसीजन टू बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल्स। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन इंड्स, लैक ऑफ कंसर्न। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों, लैक ऑफ कंसर्न, ठीक है। थस प्रोफेसर रॉबिन्स कंसर्न विद प्योर साइंस एंड ही इज़ ऑल्सो एज प्योरिस्ट। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था कि ये प्योर साइंस है, इसलिए उनको हम प्योरिस्ट भी कहते हैं। उनका दूसरा नाम क्या है, प्योरिस्ट प्रोफेसर रॉबिन्स का, याद रखिएगा, ठीक है। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है,
Normative science means the branch of science which is not only concerned with the study of a particular economic problem but also concerned with the valuable suggestion, जिसके अंदर हम सजेशन भी लेते हैं. उसके अंदर सजेशन नहीं लेते थे, इसके अंदर हम सजेशन भी ऐड करते हैं. What ought to be, क्या होना चाहिए. That means what should be done, क्या करना चाहिए. And what should be not done, क्या नहीं करना चाहिए. Done is in the given circumstances. For example, how the national income should be distributed for equally distribution among different sections of the society. Indian government should formulate agriculture price policy to save the economic interest of the farmer. ये आपको समझ में आया ही होगा. According to Professor Marshall ने कहा complete neutrality between ends neither feasible nor desirable. ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने ये लाइन कही थी कि कंप्लीट न्यूट्रली है बिटवीन इंट्स मतलब यहाँ पर वांट्स है गाइस, वांट्स के बीच में. ठीक है, नीदर फेजिबल और नॉर डिज़ायरेबल. ठीक है गाइस. इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, इकोनॉमिक एज एन आर्ट. देखिए, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है. कैसे गाइस? इट मीन्स दैट branch of knowledge which tells as how a particular task can be conducted in best manner. In other words, economics as an art provide partial solution to the various economic problem. In simple word, economic as an art means the practical application of knowledge. आर्ट कैसे है? उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है कि किस काम को कैसे करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें, इसलिए हम उसको आर्ट्स भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर J.M. कीन्स. क्या कहा था? कीन्स. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, आपको एक दो बार पढ़ोगे तो ही याद होगा. ये पूछेगा CUET के MCQs में पूछेगा, फाउंडेशन के MCQs में पूछेगा, माइक्रो के 12th वाले बच्चों के उसमें पूछता है. क्वेश्चन पूछता है कि आर्ट्स किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स में आर्ट्स है. ठीक है, एज एन आर्ट्स की तरह हम देखते हैं. इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट अकॉर्डिंग टू G.M. कीन्स इज़ द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ द गिवन वांट्स. सिस्टम ऑफ रूल्स अटेनमेंट ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द गिवन वांट्स. ठीक है गाइस. कंक्लूजन क्या है इसका कि आर्ट्स माने, साइंस माने, क्या माने? कंक्लूजन देखते हैं अब. कंक्लूजन क्या है? Economic as a science tells us to know something, whereas an economic as an art tells us to do something. ठीक है गाइस. इकोनॉमिक एज अ साइंस जो हमें कहता है टू नो समथिंग, टू नो हमको पता होना चाहिए. वेयर एज इकोनॉमिक एज एन आर्ट टेल्स अस टू डू समथिंग. इकोनॉमिक साइंस कैसे है? हमको पता होना चाहिए क्या करना है. ठीक है, और आर्ट कैसे है कि क्या, ये क्या कहते हैं, कैसे करना है. टू डू समथिंग, कैसे करना है हमको. ठीक है. इकोनॉमिक एज अ साइंस इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ये हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है गाइस, ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. वेयर इज आर्ट्स इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कोशा, साइंस रिक्वायर्स आर्ट, आर्ट रिक्वायर्स साइंस, बोथ बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर. ठीक है गाइस. पॉजिटिव साइंस वेयर एज फॉर्मुलेशन है वेरी टू, ये सेम है. ये कुछ नहीं है गाइस. ठीक है, ये सेम है. चलिए गाइस देखिएगा. अच्छा यहाँ तक है. चलिए देखिए गाइस, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. ठीक है गाइस, हमने आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया है. अब बाकी कुछ आधा बचा हुआ है. ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ. ठीक है, जब तक आप लोग क्या करेंगे, इसी की रिवीजन करेंगे. अच्छे से रिवीजन करिएगा. एक बार ये वीडियो को देख लीजिएगा, आपके माइंड में 1 से 2 बार देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा. फर्स्ट चैप्टर से कोई डाउट नहीं होगा. ये कम से कम CUET में भी कम से कम 2 MCQ ये कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर. फाउंडेशन में भी आता है और 12th वाले बच्चों का तो क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.